हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू इंग्लिश क्लासेस विद शेफाली। आज हम करेंगे हमारी टेंसेस मेड इजी सीरीज का लास्ट टेंस विच इज फ्यूचर परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस। इस टेंस में हम डिस्कस करेंगे इस टेंस को हम पहचाने कैसे, इसकी हमें ज़रूरत क्यों पड़ती है, कहाँ कहाँ पर हम इसे यूज़ कर सकते हैं, इसकी कॉन्ट्रैक्शंस कौन सी बनती हैं, इसके साथ हम कौन कौन से टाइम मार्कर्स यूज़ कर सकते हैं। और क्योंकि ये एक एडवांस टेंस है तो हम ये भी समझेंगे कि ये टेंस बाकी के फ्यूचर टेंसेस से कैसे डिफरेंट है, और ये सब कुछ हम समझेंगे विद पिक्चर्स एंड लॉट्स ऑफ एग्जांपल्स। सो लेट्स गेट स्टार्टेड नाउ। व्हाट इज द नीड ऑफ फ्यूचर परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस। अगर मैं इस टेंस को आपको एक डेफिनेशन के साथ समझाना शुरू करूंगी तो आप कंफ्यूज हो जाएंगे। तो इसको हम स्टार्ट करते हैं विद एन एग्जांपल। I will have been learning English for 2 years by 2025. अगर इस सेंटेंस में हम टाइम का कॉन्टेक्स्ट देखें तो हमें पता चलता है कि यहाँ पर 2025 की बात हो रही है, मतलब फ्यूचर की बात हो रही है। तो ये सिर्फ फ्यूचर की बात नहीं हो रही, ये पास्ट की भी बात हो रही है। मान लीजिए वो अभी ये बात कर रही है 2024 में, तो अगर उसको 2025 में 2 साल हो जाएंगे, इसका मतलब वो कब से सीख रही है? 2023 से। तो हमें क्या समझ आया? 2023 में उसने इंग्लिश सीखना स्टार्ट किया, अभी वो कह रही है 2024 में कि उसको 2025 में 2 साल हो जाएंगे इंग्लिश सीखते हुए। एक तो इसमें फ्यूचर की बात हो रही है और साथ ही हमें क्या दिया हुआ है? ड्यूरेशन, हमें साथ में टाइम दिया हुआ है। तो ऐसे सेंटेंसेस जिनमें फ्यूचर की बात हो रही होती है और साथ में हमें ड्यूरेशन ऑफ एन एक्शन बताया हुआ होता है, ऐसे सेंटेंसेस को इंग्लिश में ट्रांसलेट करने के लिए हम यूज करते हैं फ्यूचर परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस। अब क्योंकि हम हिंदी नेटिव स्पीकर्स हैं, इट्स वेरी इंपॉर्टेंट टू अंडरस्टैंड कि हिंदी के ऐसे कौन से फ्यूचर के टेंसेस होते हैं जिनको ट्रांसलेट करने के लिए हमें फ्यूचर परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस की जरूरत पड़ती है। जैसे कि जब तक वह नौकरी छोड़ेगी वह 10 साल से वहां पर काम कर रही होगी। हमने अभी अभी बात की है कि ये फ्यूचर की बात हो रही होती है और कंप्लीशन ऑफ एन एक्शन की बात हो रही होती है। साथ में हमें क्या दिया होता है? टाइम। तो इस केस में रही होगी, इससे हमें क्या पता चलता है कि ये फ्यूचर की बात हो रही है और साथ में हमें टाइम दिया हुआ है 10 साल से। तो हमारी दोनों कंडीशंस फुलफिल होती हैं, ये फ्यूचर भी है और हमें टाइम ड्यूरेशन भी दी हुई है। ऐसे ही दूसरा सेंटेंस, तब तक हम 3 घंटे से यात्रा कर रहे होंगे। अगेन रहे होंगे 3 घंटे से। रात होने से पहले वे 3 घंटे से खेल रहे होंगे 3 घंटे से। तो हम एक जनरलाइज रूल बना सकते हैं कि ऐसे सेंटेंसेस जिनके एंड में रही होगी, रहे होंगे या रहे होंगे इस तरह के वर्ड्स आते हैं और साथ ही हमें टाइम दिया होता है, जैसे कि 10 साल से, 3 घंटे से, 4 बजे से, ऐसे सेंटेंसेस को इंग्लिश में ट्रांसलेट करने के लिए हम यूज करते हैं फ्यूचर परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस। लेकिन अगर आप ध्यान से देखो तो इसमें कुछ ऐसे भी वर्ड्स हैं जैसे कि जब तक, उसके बाद तब तक, रात होने से पहले। तो इन वर्ड्स को कहते हैं टाइम मार्कर्स। तो इन टाइम मार्कर्स को भी इंग्लिश में कैसे ट्रांसलेट करना है, इसको भी हम अच्छे से समझेंगे। पहले हम समझेंगे सेंटेंस स्ट्रक्चर, उसके बाद हम करेंगे टाइम मार्कर्स। तो सबसे पहले सब्जेक्ट, जैसे कि कोई भी नाउन या प्रोनाउन। उसके बाद इसमें हेल्पिंग वर्ब कौन सी आती है? विल हैव बीन। इसमें हेल्पिंग वर्ब के 3 पार्ट्स हैं, विल हैव बीन। उसके बाद क्या है? वर्ब की फर्स्ट फॉर्म के साथ आईएनजी। उसके बाद ऑब्जेक्ट, क्योंकि इस टेंस में हमें एक टाइम जरूर दिया होगा तो हमें एक टाइम रेफरेंस भी यूज करना होता है। तो यहाँ पर हमने एक चीज का ध्यान रखना है कि सब्जेक्ट चाहे सिंगुलर हो या फिर प्लूरल हो, उसके साथ हमने विल हैव बीन ही लगाना है। हैव को किसी भी हालत में हमने हैज में नहीं चेंज करना, ये गलत हो जाता है। तो अब इस सेंटेंस को हम इंग्लिश में ट्रांसलेट करके देखते हैं। वह 5 बजे तक 2 घंटे से पढ़ाई कर रही होगी तो हमें पता चला कि ये फ्यूचर कंटिन्यूअस टेंस है, लेकिन साथ में हमें क्या दिया हुआ है? 2 घंटे से। तो हमें क्या पता चला? ये फ्यूचर परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस है। तो इसकी इंग्लिश कैसे बनेगी? पहले सब्जेक्ट शी, उसके बाद सेम वर्ब विल हैव बीन। पढ़ने की इंग्लिश होती है स्टडी और स्टडी के साथ हमने क्या लगाना है? आईएनजी। शी विल हैव बीन स्टडिंग फॉर 2 आवर्स, 2 घंटे से। अब यहाँ पर फॉर क्यों आया है हम ये भी समझेंगे। और कब तक 2 घंटे हो जाएंगे? बाय 5 PM, क्योंकि इस 5 PM से ही हमें पता चला कि ये फ्यूचर की बात हो रही है। अब यहाँ पर फॉर क्यों आया है और यहाँ पर बाय क्यों आया है हम ये भी समझेंगे।
अगर हमारे पास सेंटेंस नेगेटिव है तो हमने उसमें क्या चेंज करना है? तब हमने क्या करना है, विल नॉट हैव बीन, ये हमारी हेल्पिंग वर्ब थी, तो इसमें हमने विल और हैव के बीच में क्या लगाना है, नॉट लगाना है। बेसिकली आपने क्या याद रखना है कि विल के बाद नॉट आएगा। आप इसको ऐसे नहीं कह सकते ही विल हैव नॉट बीन, आप हमेशा इसको क्या बनाओगे, ही विल नॉट हैव बीन, तो हमेशा विल के बाद नॉट। और अगर इंट्रोगेटिव सेंटेंस है जिसमें कि हम क्वेश्चंस पूछते हैं, तब हमने क्या करना है, सिर्फ विल को अलग करके सेंटेंस के बिगिनिंग में लेके आना है और बाकी का सेंटेंस वैसे ही रहेगा। सिर्फ एक और चेंज आएगा, वो क्या है, एंड में क्वेश्चन मार्क आएगा। तो इनकी एग्जाम्पल्स कैसे हुई, नेगेटिव की हुई, दे विल नॉट हैव बीन वेटिंग फॉर लॉन्ग, हमने विल के बाद नॉट लगाया है। और अगर इंट्रोगेटिव है तो विल ही हैव बीन वर्किंग हियर फॉर 5 years बाय नेक्स्ट मंथ, उसके बाद क्या है, क्वेश्चन मार्क। अगर हम इनफॉर्मल राइटिंग या स्पीकिंग कर रहे हैं तब हम कॉन्ट्रैक्शंस का यूज करते हैं। तो मान लीजिए अगर पॉजिटिव सेंटेंस है या फिर हमारे पास एक नेगेटिव सेंटेंस है, तो इस केस में हम कॉन्ट्रैक्शंस कैसे करेंगे। अगर सेंटेंस पॉजिटिव है तो कैसे होगा, हमने जो भी सब्जेक्ट है उसके साथ विल को कॉन्ट्रैक्ट करना है, हमने इन दोनों को कॉन्ट्रैक्ट करना है। तो क्या आएगा, आई अपोस्ट्रॉफी ओनली डबल एल, उसके बाद हमने हैव बीन को नहीं छेड़ना, इसको ऐसे ही रहने देना है। तो ये क्या बन गया, आइल हैव बीन। अगर ही है तो he'll have been, शी है तो she'll have been, अगर दे है तो they'll have been। इस तरह से आपने सब्जेक्ट और विल को कॉन्ट्रैक्ट करना है अगर सेंटेंस पॉजिटिव है तो। लेकिन अगर सेंटेंस नेगेटिव है तो विल के साथ नॉट आएगा, तब हमने सब्जेक्ट को नहीं छेड़ना, हमने सिर्फ विल और नॉट को कॉन्ट्रैक्ट करना है। और विल और नॉट जब भी कॉन्ट्रैक्ट होते हैं तो क्या बनता है, वॉन्ट। तो क्या आएगा ये, आई वॉन्ट हैव बीन। यहाँ पर भी आपने हैव बीन को कुछ नहीं करना, तो यहाँ पर क्या करना है, विल और नॉट को कॉन्ट्रैक्ट करना है आपने। अब हम समझते हैं कुछ एक टाइम मार्कर्स। ये टाइम मार्कर्स किसी भी तरह के सेंटेंसेस में यूज हो सकते हैं। ये बहुत सारे होते हैं लेकिन हम करते हैं कुछ एक जो कॉमनली यूज होते हैं। जैसे कि अगर हिंदी में हम कहें जब तक, तो उसको इंग्लिश में कैसे लिखते हैं, बाय द टाइम। और अगर हिंदी में हो तब तक, तो हम उसको इंग्लिश में लिखते हैं बाय देन। इसको आप बाय दैट टाइम भी लिख सकते हैं, दोनों करेक्ट हैं, लेकिन बाय देन थोड़ा ज़्यादा कॉमन है। पहले आ गया तो क्या आएगा, बिफोर के अंत तक, अगर एंड की बात हो रही है बाय द एंड ऑफ, और अगर स्टार्टिंग की बात हो रही है बाय द स्टार्ट ऑफ। अगर आ गया तक, जैसे कि दोपहर तक, शाम तक, 5 बजे तक, उस केस में हमने क्या लगाना है, अनटिल। अब फॉर और सिंस, इन दोनों में क्या डिफरेंस है, जहां पर भी हमें टोटल टाइम दिया हो, ड्यूरेशन दिया हो, तब वहां पर हम यूज करते हैं फॉर। जैसे कि मैं कहूँ 2 घंटे से, तो अगर 2 घंटे से तो मुझे टोटल टाइम पता है, तो मैंने क्या यूज किया, फॉर 2 आवर्स। यहाँ पर हमें पता है ड्यूरेशन। लेकिन अगर हमें सिर्फ स्टार्टिंग पॉइंट ऑफ टाइम पता हो, हमें टोटल टाइम नहीं पता, हमें सिर्फ स्टार्टिंग पता है, तब हम क्या यूज करेंगे, सिंस। जैसे कि अगर मैं कहूँ 2 बजे से, तो मुझे स्टार्टिंग पॉइंट ऑफ टाइम पता है, देन आई वुड यूज सिंस 2 o'clock। अब इन टाइम मार्कर्स को सेंटेंसेस में कैसे यूज करना है, ये समझाने के लिए मैंने एक ही एग्जाम्पल के साथ विद द सेम सेंटेंस डिफरेंट टाइम मार्कर्स को यूज किया है। लेट्स रीड देम वन बाय वन। जैसे कि अगर है बाय द टाइम, तो यहाँ पर क्या आया, बाय द टाइम यू अराइव शी विल हैव बीन वर्किंग ऑन हर प्रोजेक्ट फॉर 2 आवर्स। ये जो सेंटेंस है, शी विल हैव बीन वर्किंग फॉर हर प्रोजेक्ट फॉर 2 आवर्स, ये सब में आपको ऑलमोस्ट सेम दिखेगा। तो इन सेंटेंसेस में सिर्फ क्या डिफरेंस है, टाइम मार्कर का। तो अगर आया जब तक आप पहुंचोगे, तो हमने क्या यूज किया, जब तक की जगह बाय द टाइम। ऐसे ही अगर आ गया तब तक, तो हमने यूज किया बाय देन। तो पीछे वाला सेंटेंस सेम रहेगा। अगर आ गया बिफोर, जैसे कि हम हिंदी में बोलते हैं पहले, तो यहाँ पर क्या है, दोपहर के खाने से पहले, तो इंग्लिश में हमने क्या यूज किया, बिफोर लंच। बाय द एंड ऑफ, तो इसको हमने, जैसे हिंदी में यहाँ है दिन के अंत तक, तो इंग्लिश में हमने क्या लिखा, बाय द एंड ऑफ द डे। बाय द स्टार्ट ऑफ, जैसे कि मीटिंग की शुरुआत तक, तो हमने क्या लिखा, बाय द स्टार्ट ऑफ द मीटिंग। तो इस तरह से यहाँ पर है फॉर। यहाँ पर हमने फॉर कैसे यूज किया है, फॉर 2 आवर्स। यहाँ पर फॉर क्यों लगाया गया है, क्योंकि हमें टोटल ड्यूरेशन पता है 2 आवर्स। अगर यहाँ पर वो कहते कि 2 बजे से, तब हम यूज करते सिंस 2 o'clock। लेकिन यहाँ पर हमने साथ में बाय भी यूज किया है। वो किस लिए यूज किया है, क्योंकि यहाँ पर क्या है, जब तक। तो क्या यूज हुआ, बाय द टाइम। इसी तरह से अगर तक आ गया, जैसे यहाँ पर क्या है, दोपहर के खाने तक, तब आपने क्या यूज करना है, अनटिल लंच।
अगर तक आ गया तो until। जब भी हम कोई भी टेंस समझते हैं तो साथ में ये समझना बहुत ज़रूरी होता है कि उस टेंस के यूजेस क्या हैं। तो इसके पहले यूज में हमें क्या बताते हैं, ये टेंस हम कहाँ यूज करते हैं? टू डिस्क्राइब ड्यूरेशन ऑफ एन एक्शन अप टू अ पॉइंट इन द फ्यूचर, कि किसी भी एक्शन का टोटल टाइम हमें बताते हैं, लेकिन वो ड्यूरेशन कब खत्म होती है? फ्यूचर में जाके। जैसे कि he will have been playing the guitar for 10 years by next year। अब अगर ये सेंटेंस इसने अभी कहा है तो ये 10 years कब होंगे? नेक्स्ट ईयर होंगे। ठीक है, यहाँ पर क्या है, मान लीजिए ये है नेक्स्ट ईयर, तो यहाँ पर जाकर उसको 10 साल हो जाएंगे। तो वो 10 साल कब स्टार्ट हुए थे? अब से 8 साल पहले। एंड दिस इज हिज 9th ईयर। तो हमें इसमें क्या पता चलता है? ड्यूरेशन। ड्यूरेशन क्या है? टोटल 10 ईयर्स। और साथ में वो ड्यूरेशन कब खत्म होगी? नेक्स्ट ईयर उसको 10 ईयर्स होंगे, फ्यूचर में जाके। तो इस तरह से ये है पहला यूज फ्यूचर परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस का। इसका सेकंड यूज है टू डिस्क्राइब ऑन गोइंग एक्शंस दैट विल बी कंप्लीटेड इन द फ्यूचर। पहले यूज में हमने देखा ड्यूरेशन, टोटल टाइम। अब यहाँ पर क्या है? कोई भी ऑन गोइंग एक्शन जो कि चल रहा है वो फ्यूचर में जाके कंप्लीट होगा। जैसे कि बाय द टाइम यू अराइव वी विल हैव बीन वेटिंग फॉर 30 मिनट्स। बाय द टाइम यू अराइव, वो अभी अराइव नहीं हुआ है, वो अभी पहुंचा नहीं है, वो पहुंचेगा फ्यूचर में। लेकिन वो क्या कह रहे हैं कि जब तुम आ जाओगे तब हमें वेट करते करते तुम्हारे आने तक, यहाँ तक फ्यूचर तक कितना टाइम हो गया होगा? 30 मिनट्स। तो यहाँ पर ये क्या डिस्क्राइब कर रहे हैं? ऑन गोइंग एक्शन, जो कि यहाँ पर क्या है? वेटिंग हो रही है। ऑन गोइंग एक्शन क्या है? वेट है। दैट विल बी कंप्लीटेड इन द फ्यूचर, और वो एक्शन कंप्लीट कब होगा? जब ये आ जाएगा। तो हम ओवरव्यू करते हैं कि ये टेंस बाकी के फ्यूचर टेंसेस से कैसे डिफरेंट है और इसकी ज़रूरत हमें क्यों पड़ती है। जैसे कि वह रिपोर्ट को पूरा कर लेगी, तो इस सेंटेंस में किस चीज़ पर फोकस किया हुआ है? कंप्लीशन ऑफ एन एक्शन, मतलब वो रिपोर्ट को पूरा कर लेगी। तो यहाँ पर ये कौन सा टेंस है? फ्यूचर सिंपल। सेकेंड सेंटेंस, वह शाम 5 बजे रिपोर्ट को पूरा कर रही होगी। तो अब हम किस टाइम की बात कर रहे हैं? फ्यूचर की बात कर रहे हैं, और हम कह रहे हैं कि इस टाइम भी वो रिपोर्ट को पूरा कर रही होगी। उसकी रिपोर्ट पूरी नहीं होगी तब तक कर रही होगी। तो यहाँ पर ये कौन सा टेंस हुआ? कंटिन्यूअस टेंस। नेक्स्ट, वह शाम 5 बजे तक रिपोर्ट पूरा कर चुकी होगी। अब यहाँ पर क्या है? चुकी होगी। 5 बजे उसने रिपोर्ट को खत्म कर देना है विद टाइम। तो यहाँ पर हमें टाइम भी दिया हुआ है कि शाम के 5 बजे तक। लास्ट सेंटेंस है, वह शाम 5 बजे तक 2 घंटे से रिपोर्ट को पूरा कर रही होगी। अब यहाँ पर क्या है? रही होगी, लेकिन उसके साथ हमें क्या दिया हुआ है? 2 घंटे से। तो अब अगर हम सेकंड सेंटेंस और सिर्फ फोर्थ सेंटेंस पर फोकस करें तो इन दोनों की एंडिंग सेम है, रही होगी, रही होगी। तो इससे हमें क्या पता चलता है कि ये दोनों फ्यूचर कंटिन्यूस टेंसेस हैं। लेकिन ये फोर्थ सेंटेंस सेकेंड सेंटेंस से कैसे डिफरेंट है? यहाँ पर हमें क्या दिया हुआ है? 2 घंटे से। तो ये क्या है? फ्यूचर परफेक्ट कंटिन्यूस टेंस है। तो अब हम इन सेंटेंसेस को ट्रांसलेट करके देखते हैं। जैसे कि, तो ये कौन सा टेंस था? फ्यूचर सिंपल टेंस। और इसमें हम क्या यूज़ करते हैं? विल और उसके साथ वर्ब की फर्स्ट फॉर्म। सेकंड, वह शाम 5 बजे रिपोर्ट को पूरा कर रही होगी। ये कौन सा टेंस था? कंटिन्यूअस था। और इसमें हम क्या यूज़ करते हैं? इसमें हम क्या यूज़ करते हैं? विल बी और साथ में वर्ब की फर्स्ट फॉर्म के साथ आईएनजी। वह शाम 5 बजे तक रिपोर्ट पूरा कर चुकी होगी, चुकी होगी। तो ये परफेक्ट टेंस था। तो इसमें हम क्या यूज़ करते हैं? विल हैव, शैल हैव और उसके साथ वर्ब की थर्ड फॉर्म। एंड द लास्ट वन जो कि हम अभी कर रहे हैं, फ्यूचर परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस। तो इसमें हमने क्या यूज़ किया है? विल हैव बीन, शी विल हैव बीन फिनिशिंग। फिनिशिंग मतलब वर्ब की फर्स्ट फॉर्म के साथ आईएनजी। द रिपोर्ट फॉर 2 आवर्स। सो दिस इज द मेजर डिफरेंस, फॉर 2 आवर्स बाय 5 PM। मुझे उम्मीद है आपको ये फ्यूचर टेंसेस का डिफरेंस अच्छे से समझ आ गया होगा। If you still have any doubts, you can always write me in comments. Practice makes a man perfect. तो इसीलिए हर एक टेंस के एंड में मैं एक प्रैक्टिस टेस्ट ज़रूर डालती हूँ ताकि आपकी लर्निंग परमानेंट हो जाए। तो ये 10 सेंटेंसेस हैं। इनमें जो आपको सेंटेंस दिखेगा ये प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस है, और इसके साथ में आपको एक टाइम मार्कर दिया हुआ है और ड्यूरेशन दी हुई है। तो आपने इस सेंटेंस को यूज़ करना है, टाइम मार्कर यूज़ करना है और ड्यूरेशन, ये सब कुछ यूज़ करके आपने इसको कन्वर्ट करना है इन फ्यूचर परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस। जैसे कि फर्स्ट एग्जांपल है, आई एम वॉचिंग द मूवी बाय टुनाइट 3 आवर्स। तो आप इसको कैसे चेंज करोगे?
I will have been watching the movie for 3 hours by tonight. इस प्रैक्टिस टेस्ट के आंसर्स मैंने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डाल दिए हैं। इसको सॉल्व करके अगर आप अपने आंसर्स चेक करना चाहते हैं तो आप वहां से चेक कर सकते हैं। तो इसी के साथ खत्म होती है हमारी सीरीज टेंसेस मेड इजी। मैं उम्मीद करती हूँ आपको टेंसेस अच्छे से समझ आ गए होंगे। अगर आपको किसी भी टेंस में कोई क्वेश्चन है, यू कैन ऑलवेज आस्क मी इन कमेंट्स। आई विल सी यू इन माय अनदर वीडियो। टिल देन कीप शाइनिंग, कीप लर्निंग एंड कीप रॉकिंग। गॉड ब्लेस यू ऑल।